myself, Sachin Kumar Mandilwar, Assistant Professor, PG Department of History, Magad University, Bodh Gaya, Bihar. An outline of the महात्मा के छठवें खंड के साथ मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व हम लोगों ने जाना कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च सन 1930 को अहमदाबाद स्थित अपने आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की और 240 मील का सफर तय करके उन्होंने 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी पहुंचकर एक केटली में समुद्री पानी को खौलाकर नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज किया। पूरे देश में यह आंदोलन सक्रियता पूर्वक आगे बढ़ा। भारत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंचा हो। इस बीच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आयोजन इंग्लैंड में किए गए। पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने शिरकत नहीं किया, जिसके बाद इंग्लैंड की सरकार के निर्देश पर भारत के वायसराय ने कांग्रेस से यह आग्रह किया कि कांग्रेस भी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच वार्ता का दौर चला और अंततः यह निश्चय हुआ कि कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी। महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए, लेकिन जिन उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला नहीं। वे लौट कर आए। इस दौरान 1932 में हमें ये जानकारी मिलती है कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, पूना पैक्ट हुआ और कालांतर में 1934 में जब आंदोलन शिथिल पड़ने लगा, तब महात्मा गांधी ने अपने स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल फार्मूला के तहत असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी के पश्चात भावी रणनीति के बारे में विचार विमर्श हुआ कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन अब किस राह को पकड़कर आगे बढ़े और इस संकट के दौर से वह कैसे उभरे। महात्मा गांधी ने 2 उपाय सुझाए। पहला उपाय था कांग्रेस के कार्यकर्ता रचनात्मक कार्य की ओर उन्मुख हों और दूसरा उपाय उन्होंने सुझाया कि दस्तकारी को बढ़ावा दिया जाए। इससे जनशक्ति संगठित होगा, किसान संगठित होंगे और सदस्यों की सक्रियता बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस का जो दूसरा खेमा था वह इसका विरोध कर रहा था और उसका यह कहना था कि हमें संवैधानिक तरीकों से संघर्ष छेड़ना चाहिए। 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होने थे। यह दूसरा खेमा उस चुनाव में भाग लेना चाहता था। हमने इसके पहले देखा कि महात्मा गांधी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। सन 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण उन्होंने आंदोलन वापस लिया। वैसी स्थिति सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी के पश्चात नहीं थी, क्योंकि अब एक तीसरा खेमा भी तैयार हो गया था। यह खेमा वामपंथियों का था। 1930 के दशक में वामपंथ का उदय हुआ था और इस वामपंथ ने रचनात्मक कार्यों का भी विरोध किया, संसद में भागीदारी का भी विरोध किया, महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के वापसी का भी विरोध किया। वामपंथी यह चाहते थे कि आंदोलन जन आंदोलन बिना रुके कंटिन्यूअस चलना चाहिए और इसके नेतृत्वकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू का मानना था कि साम्राज्यवाद के विरोध में सही संघर्ष वर्ग संघर्ष के बिना नहीं चलाया जा सकता। नेहरू की रणनीति अब गांधी के खिलाफ जा रही थी, लेकिन दोस्ताना अंदाज में यह खिलाफत थी। गांधी का संघर्ष समझौता संघर्ष से नेहरू असहमत थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आज उस अवस्था में पहुंच चुका था। ऐसा नेहरू का मानना था कि जब हम
औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लगातार संघर्ष करें जब तक कि हम उसे उखाड़ न फेंक दें। उनका यह मानना था कि जब हम संघर्ष की स्थिति में होते हैं तो हमारे 2 कदम आगे भी बढ़ते हैं और 2 कदम पीछे भी हटते हैं। हमें सतत रूप से संघर्ष करना चाहिए जब तक कि हमें विजय श्री हासिल न हो जाए। 1934 में जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस शामिल हुई और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भारतीयों के लिए 75 सीट निर्धारित थी उसमें 45 सीट पर कांग्रेस को विजय श्री प्राप्त हुई। तत्कालीन वायसराय वेलिंगटन ने कहा कि यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यह गांधी जी के लिए बहुत बड़ी जीत है। दूसरी ओर ब्रिटेन में अगस्त 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अधिनियम पारित किया जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। जब हम भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को देखते हैं तो हम पाते हैं कि 20वीं सदी में 1909 का मॉर्लेमेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चंद्रफोर्ड सुधार और उसके पश्चात 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतों को स्वायत्तता दिया जाना। हालांकि यह अंग्रेजों की एक कुटिल चाल थी, फिर भी इस अधिनियम के बाद 1937 में इलेक्शन हुए। 1161 सीट में से 716 सीट पर कांग्रेस को विजय श्री प्राप्त हुई। इसने यह साबित कर दिया कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि बंगाल में, असम में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। फिर भी हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आई और कालांतर में इस सरकार ने 28 माह तक कार्य करने का अवसर भी प्राप्त किया। इस अवधि में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाक्रम की जब हम बात करते हैं, महात्मा गांधी के बारे में हम बात करते हैं, तो पाते हैं कि जो 1938 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था हरिपुरा का, उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे और अगले वर्ष 1939 में जब त्रिपुरी कांग्रेस का आयोजन मार्च महीने में हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस बीमार अवस्था में पहुंचे थे, स्ट्रेचर में पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यह निश्चय किया कि वे पुनः चुनाव लड़ेंगे। जबकि त्रिपुरी कांग्रेस में महात्मा गांधी ने अपने समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया। यह एक प्रतिस्पर्धा का दौर कांग्रेस में हम देखते हैं और जब त्रिपुरी कांग्रेस में इलेक्शन हुए तो उसमें सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत मिला, पट्टाभी सीतारमैया को 1377 मत मिला, यानी सुभाष चंद्र बोस की विजय हुई और गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हुई। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा, पट्टाभी की हार मेरी हार है। तत्पश्चात मध्य मार्ग अपनाते हुए सुभाष चंद्र बोस पर यह दबाव डाला गया कि वे कार्यकारिणी का गठन महात्मा गांधी के परामर्श से करें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बाद में तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया और उन्होंने एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बना ली थी। इस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। बहरहाल हम देखते हैं कि 1939 का वर्ष एक ऐसा वर्ष है जब दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वार से दो चार होना पड़ा था। 1 सितंबर सन 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। शुरू में
फ्रांस और इंग्लैंड तटस्थ रहे, लेकिन 30 सितंबर सन 1939 को इंग्लैंड ने भी युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व किया। यहाँ तक कि भारत में चुनी हुई सरकार की प्रांतों में बगैर उनके परामर्श के भारत को भी युद्ध में शामिल कर दिया गया। इसका विरोध उन सरकारों के द्वारा किया गया और उन्होंने 22 दिसंबर सन 1939 को त्याग पत्र दे दिया। मुस्लिम लीग ने इस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका में एक मुनरो सिद्धांत के बारे में जिक्र होता है, जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिका अमेरिका वासियों का है। इसी प्रकार जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक नारा दिया, एशिया एशिया वासियों का है। महात्मा गांधी ने इस नारे का विरोध किया और उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की। और यह दौर 1940 का एक ऐसा दौर था जब महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को, तत्पश्चात दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। सन 1941 में ऐसी बातें होने लगी कि गांधी और नेहरू के बीच मतभेद हैं। ऐसे में गांधी जी ने 15 जनवरी सन 1941 को जवाहरलाल नेहरू को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। मार्च सन 1942 में कैबिनेट मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स का एक सद्भाव मिशन भारत आया और उसने कांग्रेस के साथ वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल रही। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को एक कोर्ट डेटेड चेक की संज्ञा प्रदान की और उन्होंने कहा कि मैं देश में बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में 14 जुलाई सन 1942 को हुई और इस बैठक में महात्मा गांधी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज की जवाबदारी उन्हें सौंपी गई। एन आउटलाइन ऑफ द महात्मा के अगले खंड में हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।